हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनपीओ के, जिसके बेसिस पे मैं ये समझता हूं कि अगर आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े आराम से आपसे हो जाएंगे और उसमें डाउट आने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पेपर के लिए आप सिलेक्टिव हो जाइए। ये वीडियो आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट है जब आपने एनपीओ अच्छे से पढ़ रखा है और अब आप फाइनल रिवीजन के लिए, फाइनल टच देने के लिए आप एनपीओ के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक एनपीओ रिवाइज नहीं करा है तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके एनपीओ को रिवाइज कर सकते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस का वीडियो। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है यूथ क्लब का, और इसके बेसिस पे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्यों दिया, यानी कि सबसे पहले इसको दर्जा क्यों दिया। वो इसलिए कि पिछले 2 अटेम्प्ट से, जब से न्यू कोर्स आया है तब से पेपर में जो दोनों बार क्वेश्चन आया है एनपीओ का, वहां पर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होता था और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता था। अगर आईसीआई चेंज करना चाहता है तो आईसीआई यही क्वेश्चन पेपर में देगा जहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया होगा और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आना बिल्कुल जायज था। अब यहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और नीचे हमारे को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसके बेसिस पे हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें दी है सब्सक्रिप्शन की, तो हम क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो हम बनाएंगे, ये जो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे, इसके साथ साथ हमने इससे पहले बना लिया होगा क्या, एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, देन हमने बनाया होगा एक बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट, देन वर्किंग नोट्स में हमने बनाया होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट, और अब मैं बनाने जा रहा हूं सब्सक्रिप्शन के अकाउंट का फॉर्मेट। ये मैंने जब सब्सक्रिप्शन के अकाउंट का फॉर्मेट बनाया तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 600 रुपए, वो डेबिट में आ जाएगा, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में आ गया 600 रुपए, और साथ साथ ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड पे। देन सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 450, तो ये ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 450 रुपए, और साथ साथ ये चला जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, साथ साथ ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये क्लोजिंग एडवांस आ गया, और साथ साथ ये क्लोजिंग एडवांस चला जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। और फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 750 रुपए, ये आपका चला जाएगा कहां पर, इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड पे। अब हम ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे और देखेंगे इनकम साइड पे हमारे को दे रखा है 7500 का सब्सक्रिप्शन, ये हम लिख देंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 7500। और अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे तो 683,70 इधर का टोटल आ गया, 8370 इधर का टोटल आ गया, उसमें से ये 1200 माइनस हो गया, तो ये हो गया 7170, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो ये है जी रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। बाकी इसका मैंने बता दिया, ये दोनों जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, एडवांस लायबिलिटी साइड। देन इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद आया जी सैलरीज। अब हम यहाँ पे एक और अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट किसका बनाएंगे, सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस अगर हमारे पास है तो इन दैट केस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होगा वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग था 400 रुपए, ये चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है 450 रुपए, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और एक तो सैलरी के अकाउंट पे आ जाएगा। फिर हम ऊपर गए, हमने ऊपर चेक किया सैलरीज कितना दे रखा है 4750, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, तो हमने इसकी क्रेडिट साइड पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सैलरीज दे रखा है 4750 ही था ना, यस ठीक है जी। अब ये 4750 और ये हो गया हमारे पास 5150, इसमें से 450 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4700, ये 4700 रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। यहां हमने सैलरी के एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया, डन है जी। देन इसके बाद कहता है जी जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करो इंश्योरेंस प्रीमियम टू द एक्सटेंट ऑफ 60 रुपीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर होता है तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय माइनस हो चुका होता है, यानी कि वो हमने इस साल पे तो किया पर वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। दैट मींस ये जो जनरल एक्सपेंसेस यहां पर 500 दे रखे हैं, इस 500 में से 60 ऑलरेडी माइनस हो रखा है,
तो हम क्या करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट में ले जाते समय 500 प्लस 60 कर देंगे, तो ये 560 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी। देन इसके बाद कह रहा है ऑडिट फी फॉर 2022 इज येट अनपेड, यानी कि 2022 की ऑडिट फी अनपेड है। अब हमने चेक करा 2022 की ऑडिट फी हमें दे रखी है 250 रुपीज। अब सर आपको कैसे पता ये 2022 की है? अरे भाई ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2022 का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंडिचर दे रखे होंगे वो कौन से साल के होंगे? 2022 के होंगे। तो इसका मतलब ये 250 रुपए 2022 के हैं और ये अभी तक पे नहीं करे, तो ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। कौन सी बैलेंस शीट सर? क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चले जाएंगे। अब क्या कहता है जी, ड्यूरिंग 2022 यानी इस साल ऑडिट फी फॉर 2021, पिछले साल की ऑडिट फी आपने पे करी है 200। इसका मतलब पिछले साल भी हमने ऑडिट फी पे नहीं करी थी और वो ऑडिट फी हमने इस साल पे कर दी है। तो इसका मतलब ये हो गया पिछले साल ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग थी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और क्योंकि इस साल पे कर दिए तो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे जाके खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक बार दोबारा बता रहा हूं, वो ये कहता है इस साल आपने पिछले साल की ऑडिट फी पे करी है, तो अगर आपने इस साल पिछले साल की ऑडिट फी पे करी है तो उस केस में क्या होगा उस केस में और जो ऑडिट फी है वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और क्योंकि आपने इस साल पे कर दी है तो वो बैलेंस शीट में वो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देन क्लब के पास एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड है 10,000 की। कब है? कब खरीदी? कब दी? दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ये ओपनिंग में भी थी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। देन इसके बाद क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 1 जनवरी को 2600 के। अब बेटा 1 जनवरी को 2600 के थे, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, राइट, एसेट साइड पे। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगा होगा या कुछ परचेज करा होगा, वो देखते क्या है। कह रहा है एंड ऑफ द ईयर में ये इक्विपमेंट 2700 के हो गए। बेटा एक बात बताओ, हमने चेक करा क्या इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा है? तो ये रहा डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 300 का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको इसका अकाउंट बनाकर दिखाऊं तो इसका अकाउंट ये कहता है कि ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था 2600, क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2700। ये ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। डेप्रिसिएशन इन पे लगा हुआ है 300 रुपए का। इसका मतलब बेटा पक्की बात है 400 रुपए की हो रखी होगी परचेज। ये 400 रुपए की परचेज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। मैं चाहता तो बिना अकाउंट बनाए भी निकाल सकता था। कैसे? 2600 का ओपनिंग में था, 300 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी कि इस बार होना चाहिए था 2300 का, पर 2300 के बदले 2700 का है। मतलब 400 रुपए की हमने क्या करी है? परचेज, जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, मतलब हमने वो पेमेंट की होगी। राइट है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है 2021 यानी कि पिछले साल क्लब ने एक बैंक लोन लिया था 2000 रुपए का। तो बेटा ये 2000 रुपए का लोन ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे। कह रहा है दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड पे आएगा क्योंकि इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। बेटा इसके बाद 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड दे रखा है 1600 रुपए। 31 दिसंबर 2022 यानी कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको 2200 रुपए दे रखा है, तो यानी कि बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और साथ साथ ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट समझ ली है, तो एडजस्टमेंट समझने के बाद हम गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बची हुई बातों को देखने के लिए। सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक्सपेंस हमने करंट ईयर में पे किया है। देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड, कैपिटल फंड में ऐड। एंट्रेंस फीस, रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड। एनुअल स्पोर्ट्स रिसीट, मीट्स रिसीट, रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे। राइट, ये हमने रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे सब कुछ लिख दिया। बेटा इसके बाद हम सबसे पहले टोटल करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट का। जैसे ही आप रिसीट्स एंड पेमेंट का टोटल करोगे आपके पास ओपनिंग बैलेंस 75, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1390 और ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट्स का गिवन नहीं था, तो ये कैसे निकला? ओपनिंग बैलेंस शीट रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हमने टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये 1390 रुपए हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ये 1390 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आए, इससे हमने टोटल करा तो हमारे पास कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये कैपिटल फंड हम ले जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और वहां पे ले जाकर हम इसमें सरप्लस ऐड करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट आपस में मैच हो जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर।
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनानी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, राइट, पर इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में लिखने का जो कारण था, वो कारण ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दे रखा है और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना, वो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही है, और अगर हम इसे रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन गलती से पेपर में आ गया तो हम ये छोड़कर आ जाएंगे, हमसे नहीं होगा ये, राइट। तो इसीलिए इसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसे डाला है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। पर इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कैपिटल फंड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है एडजस्टमेंट पढ़ने के लिए। तो आइए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये कहता है जी, मटेरियल कंज्यूम करा हमने टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर और गेम्स और स्पोर्ट्स पे। अब ये मटेरियल कंज्यूम्ड हमें दे रखा है टोटल मिलाकर 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। और इसके बाद हमने कंजम्पशन का नोट बनाया। कंजम्पशन का नोट होता है जहां पर हम परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस, उस परचेजेस में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हमारे पास आती है कंजम्पशन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि परचेजेस ढूंढो कितनी है। तो हमने देखा जी, परचेजेस हमें मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो ये हमें दे रखी है परचेजेस, 8 लाख की परचेज है और 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है। तो हमने यहां पे आके लिखा जी 8 लाख की परचेज है और 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, और 3 लाख की ही कंजम्पशन भी आ गई है। अब बारी आई सेल्स की। तो हमारे सेल्स पे क्या हमें सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये दे रखी सेल्स, सेल 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 सेल, ढूंढेंगे, ढूंढने से सब मिलता है जी, कहीं आसपास ही दे रखी होगी। ये रहा जी, कॉलेज स्टोर की सेल्स, सेल्स दे रखी है 7.5 लाख रुपए। अब आपको भी ये बात पता है कि सेल्स नहीं लिखनी, हमने लिखनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नीचे ये दे रखा था कि जो आप गुड्स सेल करते हो वो 10% होता है सेलिंग प्राइस का। अब 7.5 लाख का 10% होता है 75,000। ये जो 75,000 है बेसिकली जो आपने सेल करी है, सेल करी 7.5 लाख की, 7.5 लाख में से जो 75,000 है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी इनकम बन जाएगी। और बाकी बचा हुआ जो 675 है, वो 675 हमने यहां पे लिख दिया। अब आप खुद देखिए, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 में से 675 गई, आपके पास बचता है 425, पर आंसर आना चाहिए 3 लाख। तो इसका मतलब 1,25,000 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये 1,25 का क्लोजिंग स्टॉक जो है ये कहां चला जाएगा? आपका बैलेंस शीट में। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या हमारे पास कॉस्ट स्टॉक दे रखा है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास स्टॉक दे रखा है, कहां दे रखा है? ये रहा जी स्टॉक। तो ये स्टॉक दे रखा मटेरियल एंड सप्लाईज का 1,25,000 रुपए। तो हमने सबसे पहले स्टॉक लिख लिया और साथ साथ हमने क्या करा, हमने 3 लाख रुपए की कंजम्पशन देखनी है। और मैं आपको 3 लाख की कंजम्पशन दिखाता हूं कहां दी हुई है। ये देखो जी, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम 50,000 टीचिंग में, 1.5 लाख रिसर्च में, ठीक है, 50 और 1.5 कितना हो गया? 2 लाख। उसके बाद 75,000 ये रहा, 25,000 ये रहा, तो यानी कि 1 लाख पूरा लिख दिया। और क्रेडिट साइड पे 75,000 की सेल्स भी लिखी हुई है, यानी कि जो जो लिखा था मैंने आपको मैच करवा दिया। डन है जी। इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद जी अब आगे ये कहता है कि ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड स्कॉलर क्लासेस। बेसिकली गवर्नमेंट से हमने ट्यूशन फीस लेनी है। तो गवर्नमेंट से अगर हमने ट्यूशन फीस लेनी है तो इन दैट केस क्या होगा, ये हमारी ट्यूशन फी में ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जो भी रिसीवेबल है। तो ये देखो ऊपर हमारे को ट्यूशन फीस दे रखी है 8 लाख रुपए, ये रही ट्यूशन फी रिसीव कितनी दी है? 8 लाख। पर हमने गवर्नमेंट से लेने थे 80,000, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे लिख दिया 8,80,000 रुपए। यानी वो 80,000 हमने अक्रूड इनकम की तरह इनकम में ऐड कर दिए और साथ में ले जाकर हमने बैलेंस शीट में इसे लिख दिया ट्यूशन फी रिसीवेबल के नाम से 80,000 रुपए। डन है जी। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गई जी हमारी कंडीशन एडजस्टमेंट नंबर 2 भी। 3 हमने कर ली। 4th में कहता है जी बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगाओ। 5, 10, 10, 20। आओ जी बेटा, बिल्डिंग है हमारे पास 16 लाख की, 5% हो जाएगा 80,000। प्लांट है 85,000, मतलब 8,50,000 है तो 10% आप 85,000। फर्नीचर 6 लाख तो 60,000 और मोटर व्हीकल 1,80,000 तो 36,000। तो अब मैं आपको दिखाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन। ये हो गया 80, 85, 60, 36। डन। और अब क्या होगा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा,
क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। तो बेसिकली अब क्या होगा, हम बिल्डिंग लिखेंगे 16 लाख बैलेंस शीट में जाके, और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 480 जो पहले से लगा हुआ है और 80 जो मैंने लगा दिया, यानी कि 5,60,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्डिंग और बाकी सारी एसेट्स आ जाएंगी। लो जी मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाओ। ये देखिए जी, लैंड कितनी दे रखी है 16 लाख, उस पर डिप्रिसिएशन 560, यानी 480 पहले से लगा हुआ था, 80 मैंने लगाया, तो टोटल कितना हो गया 560, वो 560 बाहर आ गया। सिमिलरली 850 का इक्विपमेंट था, उसके ऊपर पहले से लगा हुआ था 4,10,000, 5,10,000, 85 मैंने लगाया तो 595 हो गया। ये फर्नीचर, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लग गया, ये मोटर व्हीकल, उस पर डिप्रिसिएशन लग गया, यानी कि हमारा डिप्रिसिएशन चौथी एडजस्टमेंट भी डन हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने बिंदास ऊपर जाना है और जो चीज जहां जानी चाहिए वहीं पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कंसल्टेंसी रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारी इनकम है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, रिसर्च फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, हॉस्टल रूम रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, मेस एंड रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। आओ आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर ये एक्सपेंस में ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट मींस ये एक्सपेंसेस में ऑलरेडी एडेड है। ये जस्ट लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी को अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे डिस्क्लोज करना है। देन इसके बाद सैलरीज टीचिंग की इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, रिसर्च टीचिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, स्कॉलरशिप इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, स्टूडेंट वेलफेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, गेम स्पोर्ट्स एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, मिसलेनियस एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। अब आइए जी, ये हमें 3 तरह की इन्वेस्टमेंट दी है, ये तीनों इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। सेमिनार एंड एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, ये जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। लैंड जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। डन है जी। देन इसके बाद कैश एट बैंक एंड लाइब्रेरी, ये दोनों भी जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। और इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट और ये क्वेश्चन दोनों यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे, उसमें से हमारा सरप्लस आएगा 3,19,000 रुपए, और ये 3,19,000 रुपए हम कैपिटल फंड में ले जाकर ऐड कर देंगे और उससे हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एबीसी क्लब प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को चूज करने का पर्पस सिंपल है आपके सामने कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाने हैं। और जब दोनों बनाने आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से आसान होता है। लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मैं ये मान के चलता हूं कि इसके अंदर बैलेंस शीट आने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि जब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट देने की बातें कर रहा है, दोनों बनाने की बातें कर रहा है, तो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। अब अगर इसके अंदर वो बैलेंस शीट भी डालता है, तो इन दैट केस फिर वो हमारे को एक क्वेश्चन 15 नंबर का देगा। तो ये क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट के साथ आया तो 15 नंबर का, बिना बैलेंस शीट के आपको 10 नंबर का लिख सकता है। अब इसमें क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो हमारा बनेगा एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 840 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड पे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12 लाख क्रेडिट साइड पे। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एडवांस 1.5 लाख क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग एडवांस 1,80,000 डेबिट साइड पे। राइट, ये तो हमारे सब्सक्रिप्शन की बातें हो गई, जो जितना यहां तक उसने दिया था। अब अगर मुझे बैलेंस शीट भी बनानी होती तो मैं इसको लिखता एसेट साइड, इसको लिखता लायबिलिटी साइड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, और इसको मैं लिखता एसेट साइड, इसको लिखता लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। राइट, देन कहता है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसके लिए मैंने सैलरी का भी अकाउंट बना दिया, और सैलरी का अकाउंट बनाऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, तो 90,000 क्रेडिट साइड ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और 1,08,000 डेबिट साइड पे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का बैलेंस। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये चला जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड पे 90,000 6,60,000 और क्रेडिट साइड पे हमें बैलेंस शीट ही दे नहीं रखा, तो ये रहा हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसकी डेबिट साइड पे 6,60,000 आ गया। क्लोजिंग बैलेंस दे नहीं रखा तो अभी हम लिख नहीं पाएंगे। देन इसके बाद बारी आती है इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है 840 और 420, इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट पक्की बात है 420 की इन्वेस्टमेंट बेची है, पर कितने में बेची है, क्या सीन है, वो तो हमारे को एडजस्टमेंट पढ़ के पता लगेगा। फर्नीचर 168 से 84 हो रहा है, मतलब फर्नीचर भी बेचा है।
मशीनरी 60 से 120 हो रही है, मतलब मशीनरी खरीदी है। स्पोर्ट्स गुड्स 90 से 150 हो रहे हैं, इसका मतलब स्पोर्ट्स गुड्स भी खरीदे हैं। अब वो कितने के खरीदे हैं, क्या करना है, वो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगेगा। आप चाहें तो आप इन चारों के एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का, फर्नीचर का, मशीनरी का, स्पोर्ट्स गुड्स का। फिलहाल मैं बिना अकाउंट के आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18 लाख। फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल का 18 लाख है, यानी कि ये इस साल की इनकम है। अब अगर ये इस साल की इनकम है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे। तो आइए देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय सब्सक्रिप्शन 18 लाख, और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आ जाएगा 18 लाख रुपए। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। 18 2 26, 26 और 1 27 लाख, 28 लाख 20 हजार रुपए, 28 लाख 20 हजार रुपए। 28 में से 13 गए, बच गया 15, ये आ गए 14 लाख 70 हजार रुपए। तो ये 14 लाख 70 हजार हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा, यानी ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है। ये रहा 14 लाख 70 हजार, राइट। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं जी। कह रहा है सैलरी पे करिए 360। अब पे करिए सैलरी, तो पे करने पर कैश जाएगा, कैश जाएगा तो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय सैलरीज 360, और सैलरी के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा 360। अब 360 प्लस 1,08,000 माइनस 390, ये हो गया 378, 3,78,000। ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे 3,78,000, राइट। इन्होंने प्लस माइनस करके दिखाया हुआ, मैंने आपको अकाउंट के थ्रू बता दिया। अकाउंट के थ्रू करना थोड़ा सा आसान होता है। इसके बाद क्या कहते हैं जी, कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू थी 10,50,000, जिसमें से हमने आधी इन्वेस्टमेंट भेज दी। बेटा 10,50 का आधा होता है 5,75, 5,25, 10,50 का आधा होता है 5,25, वो हमने 80% पे बेची है। 5,25 का 80% होता है 4,20। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका मतलब हमने आधी इन्वेस्टमेंट 4,20 में बेच दी है। अगर हम ऊपर जाके देखें तो ऊपर कम भी कितने से हो रहा है, 4,20 से ही कम हो रहा है। दैट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेचने पे ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है। तो सर ये फेस वैल्यू का क्या रेलेवेंस है, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है ना वो फेस वैल्यू पे मिलता है हमें। तो वो ये कहता है कि मैंने आधी इन्वेस्टमेंट बेची है। तो देखो बेटा आधी इन्वेस्टमेंट 8,40 का कितना होता है 4,20, और 4,20 वाली इन्वेस्टमेंट उसने 4,20 में ही बेची है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो ये 4,20 कहां चला जाएगा, ये 4,20 चला जाएगा हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर इसमें इंटरेस्ट लास्ट में बात करेंगे। ये लो जी आ ही गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 84,000 रिसीव हुआ है। अब देखो बेटा यहां से ना बहुत सारी अजम्पशन निकल कर आती है, पर मैं आपको सबसे बेस्ट अजम्पशन बताता हूं। वो ये कहता है 84,000 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। अब आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू। आपको फेस वैल्यू दे रखी है 10,50,000 रुपए। 10,50,000 का आपको मिलना चाहिए था 10%। 10,50,000 का 10% होता है 1,05,000, पर आपको मिला कितना है 84,000। अब 84,000 आ जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे, और 84,000 ही क्रेडिट साइड पे आएगा, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। लेकिन उसमें 21,000 रुपए हम ऐड कर देंगे अक्रूड इनकम के नाम से, तो बाहर 1,05,000। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, देखो इन्वेस्टमेंट उसने कब बेची है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट लास्ट में बेची है तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि 84,000 ही मिलना चाहिए था, 84,000 मिल गया, यानी आप अक्रूड इनकम को इग्नोर करके चल सकते हो। बट टू मैच द आईसीआई सजेस्टेड आंसर, हम ये मान लेते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर में बेची होगी, तो हमारे को पूरे 10,50 का 10% मिलना चाहिए था, जिसमें से हमारे को 84,000 मिल गया, बाकी 21,000 अक्रूड हो जाएगा। और ये अक्रूड इनकम अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चली जाएगी। डन है जी। इसके बाद क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 48,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, फर्नीचर बेटा 168 से 84 हो गया, यानी फर्नीचर 84,000 से कम हो गया, पर वो कह रहा है मैंने बेचा 48 में है। दैट मीन्स पक्की बात है हमें लॉस हुआ है 36,000 का। अब क्या होगा, क्योंकि हमने 48 में बेचा तो रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे 48,000 आएगा, और क्योंकि हमें 36,000 का लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा 36,000। और बेटा वो ये कहता है कि ये फर्नीचर मैंने स्टार्टिंग में ही बेच दिया था, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 84,000 के ऊपर लगेगा। 84,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, 10%, तो 8,400 डेप्रिसिएशन आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
सर एक बार दोबारा, ओके जी सुनो दोबारा से। देखो बेटा वो ये कहता है कि फर्नीचर हमने 48 में बेचा है, जबकि फर्नीचर 168 से 84 पे हो गया, यानी कि फर्नीचर के अंदर कम हो रहे हैं 84, पर वो कह रहे हैं नहीं मैंने 48 में बेचा। तो इन दैट केस उसको 36,000 का लॉस हुआ है। अब जो 48 में बेचा वो 48 तो आ गया रिसीट्स एंड पेमेंट में, जो 36,000 का लॉस हुआ वो चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और क्योंकि उसने साल के शुरुआत में ही बेच दिया था तो डेप्रिसिएशन बचे हुए के ऊपर लगेगा, और बचा हुआ कितना 84,000, उसका 10% मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डन है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स हमने परचेज करे, हाँ वो तो दिख ही रहा है, 60,000 की मशीनरी परचेज करी है और 60,000 के स्पोर्ट्स गुड्स परचेज करे। तो ये जो परचेज किया है रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे 60,000 रुपए आ जाएंगे। डन। आगे क्या कहते हैं, वो कहता है 15% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स पे, लगा देंगे। लेकिन वो कह रहा है मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स भी हमने लास्ट में खरीदे हैं, लास्ट में खरीदे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर जो परचेज करा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ओपनिंग वाले पे लगेगा। यानी कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 का, 60,000 का 15% 9,000 रुपए, और 90,000 का 15% 13,500 रुपए। तो 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया और 13,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है जी, डन हो गई बात, यहां तक डन है जी, हम यहां तक बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3 लाख है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। देन रेंट है 144, जिसमें से 12,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने पे किया 132, तो रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे 132 आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे पूरा 144 आएगा। देन मिसलेनियस एक्सपेंस थे 30,000 के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे और रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे। बेटा यहां पर हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप ये देखो आपका बैलेंस शीट ही निकल कर आ जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये बैलेंस शीट ही चला जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, जिससे अब आपका सरप्लस निकल कर आ जाएगा और ये सरप्लस जाकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करवाने का जो मेरा पर्पस था वो पर्पस ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा कौन सी चीज कहां जाएगी अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट दोनों बनाने हैं। राइट, ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब ये जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालने का रीजन जो है, एक तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ना ये 2 एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा तंग करती हैं। तो मेरा फोकस सबसे पहले इन्हीं दोनों एडजस्टमेंट्स पर रहेगा और उसके बाद फिर मैं बाकी क्वेश्चंस को कवर, पूरे क्वेश्चन को कवर करूंगा। पहले मैं बात करता हूं इन दोनों एडजस्टमेंट पे, ध्यान से सुनिएगा जी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर तंग करती है तो वो यही एडजस्टमेंट तंग करती है। कहता है जी बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, इसका मतलब ये जो हमारे को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, दिस इज नॉट एज पर कैश बुक, दिस इज एज पर पासबुक। यानी कि जो एंट्री पासबुक में इस साल रिकॉर्ड हुई है ये वो है हमारे को दे रखा। अब हमारे को तो पासबुक नहीं चाहिए होता, हमें तो चाहिए होता है एज पर कैश बुक। तो वो क्या कहता है जी, पहली एडजस्टमेंट, बेटा दूसरी भी बहुत आसान है, पहली को ध्यान से सुन लो बस। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक चेक जो ओपनिंग यानी पिछले साल दिया था, हमने एक चेक जो पिछले साल दिया था वो चेक इस साल क्लियर हुआ है पासबुक में, और जो चेक हमने इस साल दिया है वो इस साल क्लियर नहीं हुआ, वो अगले साल क्लियर होगा। डन है जी। अब एक बात बताइए कि हम जब चेक देते हैं तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस साल में जिस साल में हम चेक देते हैं, पर पासबुक में वो रिकॉर्ड होएगा उस साल में जिस साल में वो क्लियर हुआ है। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए अब क्या करना है, सुनना है मेरी बात ध्यान से। वो ये कहता है कि ये 30,000 रुपए का चेक, ये 30,000 रुपए का चेक हमने पिछले साल दिया था, ओपनिंग में अनप्रेजेंटेड था। ओपनिंग में अनप्रेजेंटेड का मतलब यह कि हमने पिछले साल दे दिया था पर पासबुक में पिछले साल प्रेजेंट नहीं हुआ था। तो बेटा पासबुक में कब प्रेजेंट हुआ होगा, इस साल। पासबुक में कब प्रेजेंट हुआ होगा, इस साल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, पहली बारी में समझ आएगा। बेटा अगर पासबुक में ये इस साल प्रेजेंट हुआ है तो इसका मतलब पासबुक में ये माइनस हुआ होगा इस साल, पर मैंने इसे माइनस कर लिया था
पिछले साल ही। अब क्या करना है सर ये बताओ। आओ जी बताता हूं। क्योंकि ये रिपेयर्स का चेक है तो मतलब ये रिपेयर्स में इस साल ऐड हो रखा होगा, तो मैं इसे रिपेयर्स में से जाकर 30,000 रुपए माइनस कर दूंगा। तो 50 में से मैंने 30,000 रुपए माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि ये चेक पिछले साल का था, पिछले साल की बुक्स में आ चुका होगा, इस साल की बुक्स में दोबारा से नहीं आएगा। डन है जी। तो ये चेक पिछले साल का था रिपेयर्स का, मैंने पिछले साल के हिसाब से इसे रिपेयर्स यहां से माइनस कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये चेक पिछले साल आ चुका था, मैं ये मान के चल रहा हूं भाई मेरी कैशबुक में तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था, तो इसका मतलब है मेरा ओपनिंग बैलेंस भी 60,000 नहीं था, मेरे ओपनिंग बैलेंस में से भी मैंने 30,000 रुपए माइनस कर दिए, मेरा ओपनिंग बैलेंस भी 30,000 था। एक बार फिर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चेक अनप्रेजेंटेड था पिछले साल। अगर पिछले साल अनप्रेजेंटेड था इसका मतलब मेरी कैश बुक में ये पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था। दैट मींस ये मेरी पिछले साल की रिपेयर्स में आ चुका है और मेरा पिछले साल का बैलेंस जो है वो 30,000 से माइनस हो रखा है, पर पासबुक में ऐसा नहीं था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड करने के लिए पासबुक में 30,000 माइनस कर दिए और इस साल की रिपेयर्स में से उसे हटा दिया। बोलो डन हो गई बात। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। वो ये कहता है कि ये 25,000 ऐसा है जो इस साल का है पर पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो बेटा अगर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो क्रेडिट साइड पे जो रिपेयर्स का बैलेंस है वो 25,000 से बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस 25,000 से कम हो जाएगा, यानी करंट अकाउंट में 20 में से 25 माइनस करूंगा तो -5,000 बच जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपको यह समझ आ गया तो आप ये समझ लो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया। इसके बाद क्या करना है आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दे रखा है, दैट मीन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनेगा। ड्यू की बात बोल रहा है तो ये एसेट है, 15,000 डेबिट में जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड पे 10,000 क्रेडिट में आएगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका चला जाएगा 2,45,000 रुपए, 2,55,000, 45 ही जाएगा यार, सही है, 2,45,000 रुपए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,45,000 रुपए सब्सक्रिप्शन गई हुई है। फिर इसके बाद बेटा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग दिया तो मैंने प्रिंटिंग का भी अकाउंट बना दिया। प्रिंटिंग 10,000 रुपए ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड पे 8,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे आ जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। देन प्रिंटिंग के कितने पैसे पे करें हैं तो ये रहा बेटा प्रिंटिंग के पे करें हमने 30,000 रुपए। प्रिंटिंग 30,000 रुपए आ जाएगी आपकी डेबिट साइड पे, 30 और 8 38 माइनस 10 28,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 28 गया, ये रहा बेटा, अरे ये 28 तो कोई और है, 28 ये रहा जी प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस का। डन हो गई बात। देन इसके बाद अनप्रेजेंटेड की पेमेंट बेटा मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये कहता है जी इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी कि ये इंटरेस्ट पासबुक में एंटर नहीं है, मतलब हमने कैश बुक में एंटर कर लिया बेटा, वो इंटरेस्ट जो मैंने कैश बुक में एंटर कर लिया पर पासबुक में एंटर नहीं है उसको हम बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपए इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। तो आइए देखिए इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमारे को। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है ये रहा जी 5,000, 5,000 में 2,000 ऐड होके 7,000 रुपए आ जाएगा इनकम साइड पे। ये रहा देखो बेटा इंटरेस्ट 7,000 आ गया एंड देन इसके बाद 2,000 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। लो जी बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट कहां है भाई हमारा, ये रहा बेटा 2,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी आ गई, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और ये प्रिंटिंग का बोनस वो भी आ गया 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग। देन इसके बाद बेटा कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी ओपनिंग में 80,000 थी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चली जाएगी। अब समझो 80,000 की मशीनरी थी, हमने 155 की और खरीद ली बेटा, 80 प्लस 155 हो गया 235। 235 में से हमें डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, 235 में से मैंने 8,000 रुपए की बेच दी। 235 में से 8,000 माइनस करूंगा तो बचेगा 227। बचना चाहिए था 227 पर बचा है सिर्फ 175। तो इसका मतलब 227 और 52,000 का डिफरेंस है। तो वो जो 52,000 का डिफरेंस है वो आ गया डिप्रिसिएशन के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। राइट, क्लियर हो गई बात। 80 प्लस परचेज 155 माइनस 8,000 की सेल माइनस 175 का क्लोजिंग बैलेंस, 52,000 का डिफरेंस डिप्रिसिएशन आ गया। डन है जी। देन इसके बाद कह रहा है ऑनरेरियम एंड सेक्रेटरी को जो देना है वो 20,000 से बढ़ाकर देना है। तो बताओ पिछले साल कितना दिया था। अब देखो ध्यान से सुनना,
पिछले साल का दे रखा है 40, तो इस साल का देना है, दिया नहीं है, देना है 60,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे ऑनर एरियम आ जाएगा 60,000, और क्योंकि अभी तक दिया नहीं है तो आउटस्टैंडिंग ऑनर एरियम आ जाएगा 60,000 रुपए। पर सर जो रिसीट्स एंड पेमेंट में 40,000 दे दिया उसका क्या? बेटा वो पिछले साल का, इसका मतलब लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑनर एरियम आ जाएगा 40,000 रुपए। डन हो गई जी बात? डन हो गया सर, यहां तक तो डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट सब आसान है और ये पॉइंट हमने कवर कर रखे हैं, इस पॉइंट्स में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जिस पॉइंट में थी वो मैंने अच्छे से समझा दिया। ग्राउंड मैन को 20,000 का बोनस देना है, एक्सपेंडिचर में जाकर बोनस ऐड हो जाएगा। देखो जी, ग्राउंड मैन का बोनस ये रहा 20,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग बोनस आ जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। ये रजी लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग ग्राउंडमैन का बोनस आ गया। डन है जी। देन इसके बाद दैट्स इट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अब क्या आएगा बेटा? अब ये कैश जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये भी जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये भी जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। कितने से? 30,000 से। एंट्रेंस फीस आप जाकर कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। एंट्रेंस फीस के दो रास्ते होते हैं, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे दिखा दो। आप चाहो तो कैपिटलाइज करना इज अ बेटर ऑप्शन। कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे, बार रूम रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे, प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे, ग्राउंड्समैन फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, रेंट ऑफ ग्राउंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, क्लब नाइट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। रिपेयर्स जो आएगी वो 50 माइनस 30 यानी कि 20 प्लस 25 45,000 से आएगी। आइए चेक करवा दूं मैं आपको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये देखिए कितने से आ रहे रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 45,000 से। डन हो गई जी बात। देन इसके बाद ये जो बैलेंस है पासबुक में, ये सेविंग अकाउंट जाएगा एसेट साइड पे, कैश इन हैंड एसेट साइड पर। ये जो करंट अकाउंट का -5,000 का बैलेंस है ये लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो करंट अकाउंट का 5,000 का बैलेंस लाइबिलिटी साइड पे चला गया, और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पे रखने का कारण ये है कि अगर गलती से कोई छोटा क्वेश्चन आता है, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन की यार चलो 5 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को, इस बार पूरा क्वेश्चन नहीं देते एनपीओ का, तो 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बढ़िया सा बनता है वो ये वाला क्वेश्चन है, जहां पर आपको दो चीजें निकालकर दिखानी है, एक तो कंजम्पशन और एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। आइए बेटा मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलेगा। ये मैंने बनाया एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जिसका ओपनिंग स्टॉक, ये तो स्टॉक है सॉरी, सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस ड्यू, ओपनिंग ड्यू 11,250 डेबिट में आएगा और क्लोजिंग ड्यू 16,500 क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग एडवांस 9,000 क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग एडवांस 5,250 डेबिट में आएगा। देन इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 375 का सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट में डेबिट होता है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा बचा हुआ जो बैलेंस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। हमारा पहला पॉइंट यही था कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा, हमने बता दिया। डन है जी। देन इसके बाद स्टॉक की बात कर रहे हैं तो पहले उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा या तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लो या फिर मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट बना लो, जैसा आपका मन करे। मैं आपको अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं। बेटा क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग ड्यू है वो 67,500 है, तो क्रेडिटर का ड्यू 67,500 और क्रेडिटर का क्लोजिंग ड्यू 97,500। सर जैसे ही आपने ये दो अकाउंट बनाए ना, मन में एक सवाल आ गया, सवाल ना आए आपके मन में उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। मेरी यही आदत है। क्या सर यहां तो ड्यू आप डेबिट और क्रेडिट में लिख रहे थे, यहां क्रेडिट और डेबिट। अरे मेरे भाई सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है और इनकम का आउटस्टैंडिंग या इनकम के ड्यूज एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ड्यूज क्रेडिट होता है। भाई प्लीज कंफ्यूज नहीं होने का। ओके चलिए बेटा इसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट करी 225 की, क्रेडिटर को पेमेंट करी तो डेबिट साइड पे आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट 225। अब आप खुद ही देख लो ना, यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि यहां सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है और यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट होती है। फर्क है भाई दोनों में। ओके चलिए तो ये आ गई बेटा मेरी परचेज। परचेज कितनी आ गई मेरी 225 प्लस 97 माइनस 67 आ गई 190 प्लस हो जाएगा 255। परचेज आ गई मेरी 255 255। अब मैं 255 के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस करूंगा यानी 75,000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा 1,12,500। तो ये मेरा, लो भाई कैलकुलेटर कहां है भाई हमारा, ये रहा 255 प्लस 75,000 माइनस 1,12,500, तो ये आ गया 2,17,500। ये हमारी कंजम्पशन आ गई। ये 2,17,500 जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो कहां है जी हमारा सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जाएगा जी, सब्सक्रिप्शन का जाएगा 384 जो कि हमने निकाल लिया, और
कंजम्पशन का कितना जाएगा भाई, कंजम्पशन का जाएगा 217,500, दैट्स इट। सर इसका सेकंड पार्ट भी बता दो एक बार। चलो जी, सेकंड पार्ट कह रहा बताओ इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो लो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम, तो स्टॉक जाएगा एसेट साइड पे, अमाउंट ड्यू जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, सब्सक्रिप्शन ड्यू जाएगा एसेट साइड पे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। तो ये जाएंगे और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ 5 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनपीओ मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप ये 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन अच्छे से कर आओगे पेपर के अंदर। और अगर आपने एनपीओ का चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा, आपने 5 क्वेश्चन देख लिए है ना, ये लास्ट में आके बोल रहा हूं, मैं शुरू में नहीं बोल सकता था, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो जरूर करके आओगे। बेटा मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है, अच्छे से पेपर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो ने आपकी जरूर हेल्प करी होगी, अगर हेल्प करी है तो कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।